लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था, विच इज द फॉलोइंग एडवाइज टू द प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट करके यहां से निकालना था कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या एडवाइज आप देंगे। एक यहां पर गलत ऑप्शन था, वो आपने ढूंढा था। और उम्मीद है सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि हमने फर्स्ट जो ऑप्शन यहां पर है कि हम लेडी को एक्सरसाइज के लिए एडवाइज करेंगे कि आप 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट क्या करें, एक्सरसाइज करें। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये अपनी एडवाइस देंगे। उसके बाद हमने एडवाइस दी थी कि आप स्मोकिंग को सजेस्ट कर दे, यानी बंद कर दे, स्टॉप कर दे, अभी आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा हमने कहा था डी ऑप्शन के अंदर कि आपको वियर करने हैं, यानी पहनने हैं लूज और कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ पहनने हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन था आपने आंसर बताया था कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एडवाइस हम लेडी को नहीं देंगे। उससे ये थोड़ी कहेंगे कि आप रेडिएशन से कांटेक्ट में रहो, रेडिएशन से एक्सपोज हो, नहीं, उससे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। उसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे कि कोशिश ये रही आपकी कि रेडिएशन से एक्सपोज ना हो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए हार्मफुल है, इसलिए ये एडवाइस हम उसको नहीं देंगे। और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्सेप्ट करके आपसे पूछा था, तो हमने निकाल के दे दिया था आपको कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। और जो नहीं जुड़े हैं, कोई बचे हुए हैं, तो एक बार फिर से जो भी जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप्स के अंदर जहां भी आप जुड़े हुए हैं, जहां तक दूसरे कैंडिडेट आप इन क्लासेस से जुड़ सके, चलेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी तक पहुंचाना, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड पकड़ने वाला हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा टारगेट है इस ब्लॉक को इसी सेशन के अंदर पूरा किया जाए, चलेगा। क्वेश्चन है मैटरनल रिस्क ऑफ जीडीएम इंक्लूड। जीडीएम क्या होता है? पहली बात तो जीडीएम देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म कहीं आपको क्वेश्चन में मिले तो उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या है। अब जीडीएम क्या है अगर आपको याद है तो इजीली आंसर कर पाओगे, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए जीडीएम मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें काफी सारी कंडीशन है नॉर्मली होती हैं, काफी सारी कंडीशन है एबनॉर्मल भी होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो कि प्रेगनेंसी में देखी जाती है, प्रेगनेंसी कंडीशन में देखी जाती है जहां पर लेडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। किस कारण से? आपकी उस प्रेगनेंसी के कारण से, यानी प्रेगनेंसी के कारण से अगर किसी फीमेल के अंदर डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, यानी शुगर की प्रॉब्लम हुई है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है उसके रिगार्डेड मैटरनल रिस्क क्या क्या है, मैटरनल रिस्क क्या क्या है, यानी मैटरनिटी जो लेडी है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है जिसके कारण से डायबिटीज मेलाइटस यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखेगा पहला ऑप्शन यहां पर है पोस्टपार्टम, सेकंड ऑप्शन देखेगा पॉलीहाइड्रोअमोनियास, थर्ड ऑप्शन देखेगा प्री इक्लेम्शिया, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कि जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उसके रिगार्डेड जो मैटरनल रिस्क है वो क्या क्या है, यहां पर कौन सा सही ऑप्शन है आंसर देना है। चलेगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे करने हैं। ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन कर लिया 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन कर लिया 5, नहीं, हम मॉड्यूल्स को बिल्कुल रगड़ के सोल्व करेंगे, बिल्कुल हर क्वेश्चंस को निकाल के आपको देंगे, बिल्कुल। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो यहां पर पोस्टपार्टम जनरली यहां पर हो सकता है। पोस्टपार्टम मतलब जानते हो ना, पोस्टपार्टम यहां पर ऑप्शन अधूरा है, हेमरेज जोड़ लीजिएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज की बात यहां पर, पीपीएच की बात यहां पर है, ठीक है। तो पीपीएच यहां पर हो सकता है, ऑप्शन अधूरा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज की बात यानी पीपीएच यहां पर हो सकता है। उसके अलावा पोलियोहाइड्रोअमनियास हो सकता है, उसके अलावा प्रीक्लेम्शिया हो सकता है। अगर तीनों हो सकते हैं तो ऑप्शन 4 होगा ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात आती है वहां पर पीपीएच की बात आ जाती है।
वहां पर पोलीहाइड्रोअमनियास आ जाता है, वहां पर प्रीक्लेम्शिया आ जाता है। तो तीनों ही यहां पर रिस्क है, मैटरनल रिस्क है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्वेश्चन, यहां पर जो ऑप्शन है वहां पर आप चेंज कर लीजिएगा, यहां पर पीपीएच है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करे चैनल पर, उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सेशन का वेट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन ये कहता है टैबलेट ऑफ IFA। अब बताओ IFA का फुल फॉर्म क्या है। अब जिसको याद है वो क्वेश्चन समझ गए, जिसको याद नहीं है वो क्वेश्चन नहीं समझेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे, ठीक है। तो टैबलेट ऑफ IFA शुड बी स्टार्टेड। जो IFA है, अब IFA क्या होता है, आयरन एंड फोलिक एसिड, याद रखेगा, आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती है उसकी बात की जा रही है। तो आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट कब स्टार्ट कर दी जाती है, कब स्टार्ट कर दी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर 14 to 16 वीक में, गेस्टेशन के 14 to 16 वीक पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के 10 to 12 वीक पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। सी ऑप्शन है यहां पर 1 to 2 वीक ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के 1 to 2 वीक्स पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहां पर 13 to 15 वीक ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के 13 से 15 वीक पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि आयरन एंड फोलिक एसिड की जो टैबलेट स्टार्ट की जाती है वो कब स्टार्ट कर दी जाती है। जल्दी कीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और टाइमिंग बहुत कम है, स्पेशली राजस्थान CHO अधिकारियों के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम तो आने वाला है इसी मंथ के अंदर है, 25 को, 10 दिन उनके पास बचे हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जेस्टेशनल एज कितनी हो जाए, 14 to 16 हो जाए, तो इसी एज में, इसी पीरियड के अंदर आपको आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है। और लास्टली सेशन के अंदर आपने देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट देना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कब स्टार्ट की जाती है, स्टार्टिंग आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिएगा यहां पर अगर ऑप्शन में ट्राइमेस्टर दिए होते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट की जाती है। अब प्रीवियसली क्लासेस के अंदर बताया था कितनी टैबलेट्स देनी होती हैं और कितने टाइम तक देनी होती है, ठीक है। तो जनरली जो आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स होती है वो 100 mg की टैबलेट्स होती हैं जो कि एलिमेंटल आयरन की होती है। 100 mg की टैबलेट जो कि एलिमेंटल आयरन की होती हैं और 0.5 mg की होती हैं जो कि फोलिक एसिड होती है। 0.5 mg जो कि फोलिक एसिड होते हैं, क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। और यही अगर ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोग्राम की बात करें तो माइक्रोन ग्राम में भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगर माइक्रोग्राम की बात करें तो 500 है और mg की बात करें तो कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 mg हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम पीरियड तक स्टार्ट की जाती है सर, 180 डेज तक, 180 दिनों तक दी जाती है। 180 दिन मतलब कि सर 6 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ तक आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है 33 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पॉलीहाइड्रोअमनियास कैन बी रिस्क फॉर, देखिएगा किसके लिए रिस्क है, यानी अगर किसी लेडी को पोलियोहाइड्रोअमनियास है, क्या है, पोलीहाइड्रोअमनियास। अब पोलीहाइड्रोअमनियास क्या होता है, आप सबको याद होगा। पोलीहाइड्रोअमनियास होता है मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पोलीहाइड्रोअमनियास मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने के कारण को ही क्या कहते हैं, उसको बढ़ने को ही क्या कहते हैं, पोलीहाइड्रोअमनियास। और पोलीहाइड्रोअमनियास काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पोलीहाइड्रोअमनियास के कारण से, पोलीहाइड्रोअमनियास के कारण से क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है जीडीएम हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है।
सेकेंड ऑप्शन है अपन प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो रिनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? रिनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीहाइड्रोअमोनिया से तो जनरली क्या देखने को मिलेगा? जनरली क्या देखने को मिलेगा? किसका रिस्क हो जाता है? चलिएगा आंसर आपको देना है, फिर आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा देखिएगा यहां पर अगर बात करें अपन, यहां पर अगर बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हम हटा देते हैं और थर्ड ऑप्शन भी हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। रीनल डिसऑर्डर और प्रोलॉन्ग्ड लेबर दोनों को ही मैंने हटा दिया है, बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होगा, क्या प्रीक्लेम्सिया होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा पॉलीहाइड्रोअमोनिया से, पॉलीहाइड्रोअमोनिया से है तो प्रीक्लेम्सिया यानी प्रेगनेंसी पीआईएच की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है जिसके अंदर आपकी प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया आती है। उसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस भी इसके कारण से देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों में से अगर हमें एक चूज करना है, अगर दोनों में से हमें एक चूज करना है तो फिर हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को यहां पर हम चूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली अगर दोनों में से एक चूज करना है तो अपन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को चूज करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है और यहां पर बार बार इसका आंसर क्या माना जाता है? यही माना जाता है। क्या माना जाता है? यही माना जाता है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक बार से आप चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों में से अगर हम चूज करें तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है अ सेंस ऑफ डिक्रीज्ड हाइट, डिक्रीज हाइट, क्या हाइट डिक्रीज हो रही है, एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, डिसेंड ऑफ द फीटस इनटू द पेल्विक कैविटी प्रायर टू द लेबर इज कॉल्ड एज। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि लेबर से पहले ही, लेबर नहीं हुआ है अभी, लेबर से पहले ही लेडीज को, जो फीमेल है उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका वेट क्या है? डिक्रीज हो गया। कि किसका वेट? यूट्रस का। ठीक है, तो डिक्रीज वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा फील होता है कि उसका जो वेट है डिक्रीज हो गया है, उसके जो एब्डोमेन का टेंशन था, तनाव था एक तरीके से, वो भी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। ऐसा फील करती है वो प्रेग्नेंट लेडी। उसके साथ ही डिसेंड ऑफ द फीटस इनटू द पेल्विक कैविटी प्रायर टू द लेबर, लेबर से पहले जो फीटस है वो डिसेंड हो जाता है कहां पर? पेल्विक कैविटी में, प्रायर टू द लेबर, लेबर से पहले ऐसा लेडी को फील हो रहा है। यानी लेडी जो है, यानी जो लेडी है उसको रिलीफ फील हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीफ लग रहा है, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे फंडल हाइट बढ़ती है और एट टर्म प्रेगनेंसी में फंडल हाइट काफी ज्यादा हो जाती है और ऐसी कंडीशन में लेडी को क्या होता है? लेडी को क्या होता है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, लेडी को काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे ही लेडी के अंदर यानी यूट्रस में अगर उसका हाइट, उसका वेट है डिक्रीज होता है या एब्डोमिनल टेंशन डिक्रीज होता है, जो कि लेडी खुद फील कर लेती है। वो कब होता है? जब यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो क्या होता है? पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करने लग जाता है। यानी लेबर से पहले, लेबर स्टार्ट होगा उससे पहले ही तो क्या होगा? फीटस क्या होगा? नीचे की तरफ यानी पेल्विक कैविटी की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। और मूव करेगा तो फंडल हाइट में क्या होगा? डिक्रीजमेंट आएगा, यानी फंडल हाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे क्या? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा लाइटनिंग कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा क्विकनिंग कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा सैडविक साइन कहेंगे और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा ओशियंडर साइन कहेंगे। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होना चाहिए। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाइटनिंग होगा। क्या होगा जी? लाइटनिंग होगा, क्योंकि लाइटनिंग की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लेडी को रिलीफ मिलता है। लेडी को रिलीफ मिलता है क्योंकि फीटस क्या हो गया है? डिसेंड हो चुका है पेल्विक कैविटी की तरफ। पेल्विस की तरफ क्या हो चुका है? डिसेंड हो चुका है, जिसके कारण से फंडल हाइट थोड़ी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, जिसके कारण से लेडी को डिफिकल्टी जो हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसी कंडीशन है, दैट इज अ लाइटनिंग कंडीशन। ठीक है, लाइटनिंग कंडीशन है। उसके अलावा अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो क्विकनिंग, हमने लास्टली प्रीवियसली सेशन के अंदर भी पढ़ा था। क्विकनिंग का मतलब होता है एक तरीके से मोमेंट फील होना, और मोमेंट फील यानी कि फर्स्ट मोमेंट होता है जो कि लेडी खुद फील करती है। फीटस के द्वारा जो मोमेंट होता है, फर्स्ट मोमेंट जो लेडी फील करती है, दैट इज अ क्विकनिंग होता है। फर्स्ट मोमेंट जो कि डायरेक्टली लेडी फील करती हैं उसको क्विकनिंग कहते हैं, जो कि जनरली 18 वीक के अंदर जनरली होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक में होता है और मल्टी ग्रेविडा में ये 16 वीक में जनरली देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, चैडविक साइन की, तो इसके अंदर आपको बताया गया था कि ये होता है ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाए, दैट इज अ चैडविक साइन। उसके अलावा ओशियंडर साइन की बात की थी तो इसमें कहा था कि इंक्रीज पल्सेशन होता है, वेजाइनल पल्सेशन, इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन देखने को मिलता है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो लाइटनिंग मतलब कि एक तरीके से बेबी डिसेंड हो चुका है और लेडी को क्या हो रहा है? लेडी को क्या हुआ है? फील हो रहा है। फील कैसा? रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि एब्डोमिनल जो टेंशन है वो डिक्रीज हो गई है, एब्डोमिनल हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल लाइटनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। वुमेन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमोस्फियर फॉर हर फ्यूचर बेबी 1 to 2 वीक बिफोर द चाइल्ड बर्थ कैन बी साइन ऑफ। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये कहा जा रहा है कि बेबी का बर्थ नहीं हुआ है अभी, लेकिन बेबी के बर्थ से पहले ही जो मदर्स होती है ना, मदर्स होती है वो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर लेती है, यानी कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट करने लग जाती है। किसके लिए? बेबी के लिए। कब? एक या 2 वीक पहले, यानी 1 to 2 वीक पहले ही, बर्थ के 1 to 2 वीक पहले ही लेडी जो है अपने रूम में क्या करने लग जाती है? एक ऐसा एनवायरमेंट बना लेती है जिसमें उसका बेबी कंफर्टेबल रह सके। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? कौन सा साइन है? चलिएगा, आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है सर्वाइकल राइपनिंग होगी, सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉपिंग हुआ, थर्ड ऑप्शन है ब्रेकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नेस्टिंग सिंड्रोम हुआ। क्या हुआ? नेस्टिंग सिंड्रोम हुआ। चलेगा, जल्दी से आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसा है जिसके अंदर लेडी बर्थ के 1 से 2 वीक पहले ही अपने एनवायरमेंट को सेट करने लग जाती, किसके लिए? अपने बेबी के लिए। अपने बेबी के लिए पहले से ही एनवायरमेंट सेट करने लग जाती हैं, तो अगर हम ऐसी कंडीशन को कहें तो ये होता है आपका नेस्टिंग सिंड्रोम। क्या होता है? नेस्टिंग सिंड्रोम होता है जिसके अंदर लेडी बर्थ से पहले ही तैयारी करने लग जाती है। इसको अपन जनरली कह सकते हैं वेलकम, बेबी का वेलकम करने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन हो रही है। कौन कर रही है? मदर कर रही है। एक ऐसा एनवायरमेंट, एटमॉस्फियर बनाने लग जाती हैं अपने बेबी को कि बेबी को कंपटीशन रहे। अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं नेस्टिंग सिंड्रोम। नेस्टिंग सिंड्रोम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आपको याद रह रहूंगा, और जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट करे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप पढ़ते रहे और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, पीपीएच का मैनेजमेंट कर रहे हैं,
हाउ मच ml ऑफ सेलाइन इन इज इन्फ्लेटेड इनटू द फोर कॉन्डम टेम्पोनेड प्रोसीजर। जो टेम्पोनेड प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो कॉन्डम होता है उसको क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। तो उसके अंदर कितना ml सलाइन आप फिल आउट करेंगे, कितना ml सलाइन आप उसके अंदर भरेंगे। कम समझ में आएगा ना, पीपीएच का मैनेजमेंट करना है और टेम्पोनेड प्रोसीजर होता है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो कॉन्डम होता है उसमें कितना सलाइन आप भरेंगे। क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला ऑप्शन है 300 to 500 ml, बी ऑप्शन है 200 to 300 ml, सी ऑप्शन है 300 to 600 ml और डी ऑप्शन है 100 to 300 ml। चलेगा, जल्दी से आंसर बताएगा कितना ml सलाइन उसके अंदर आप भरेंगे, कितना ml सलाइन आप उसके अंदर भरेंगे। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, 36 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम उसमें सलाइन की बात करें तो 300 से लेकर 500, 300 से लेकर 500 तक हम उसमें क्या करेंगे, सलाइन भरेंगे। और एवरेज की अगर बात करते हैं अपन, एवरेज की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 350 ml सलाइन फिल करते। कितना फिल करते हैं, 350 ml सलाइन फिल करते। ठीक है, कितना फिल करते हैं, 350 ml, याद रखिएगा। और एवरेज की अगर बात नहीं करें, रेंज में बात करें तो 300 से लेकर 500 तक क्या करते हैं, उसके अंदर सलाइन फिल करते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईच कैल्शियम टैबलेट शुड बी कंटेन, खाली जगह छोड़ा हुआ यहां पर भरना है, कंटेन एलिमेंटल कैल्शियम एंड कंटेन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ D3। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि जो कैल्शियम टैबलेट हम देते हैं, कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम की जो टैबलेट हम देते हैं उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, एक तो एलिमेंटल कैल्शियम होता है, एक तो क्या होता है, एलिमेंटल कैल्शियम होता है, एलिमेंटल कैल्शियम होता है और एलिमेंटल कैल्शियम, और दूसरा होता है विटामिन D3। क्या होता है, विटामिन D3 होता है। तो यहां पर दोनों का अमाउंट पूछा है कि कैल्शियम जो टैबलेट होती है उसके अंदर एलिमेंटल कैल्शियम कितना अमाउंट होता है, उसके अलावा जो विटामिन D3 है उसका कितना अमाउंट होता है। दोनों एक के बाद एक दे रखा है। पहला ऑप्शन जो भरेगा वो आगे वाला रेंज होगा, दूसरा ऑप्शन जो भरेगा वो पीछे वाला रेंज होगा। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है एलिमेंटल आयरन 500 और विटामिन D3 250। सेकंड ऑप्शन है एलिमेंटल आयरन कैल्शियम की बात, सॉरी, एलिमेंटल कैल्शियम कितना 300 और विटामिन D3 150। उसके अलावा एलिमेंटल कैल्शियम 700 और विटामिन B3 कितना 350। उसके अलावा एलिमेंटल कैल्शियम 1000 और विटामिन B3 500। चलिएगा, आंसर आपको बताना है। आगे वाली रेंज आपकी कैल्शियम की है, पीछे वाली रेंज आपकी विटामिन B3 की है। चलेगा, आंसर आपको बताना है कि जो नॉर्मल एक कैल्शियम टेबलेट होती है उसके अंदर कितना तो एलिमेंटल कैल्शियम होता है और कितना उसमें कितना विटामिन D3 होता है। चलेगा, आंसर आपको देना है। फिर आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डेड। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखते हैं, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखते हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 500 तो एलिमेंटल कैल्शियम होता है और उसके अलावा 250 इंटरनेशनल यूनिट आपका D3 होता है। यानी जो कैल्शियम टेबलेट होती है, टेबलेट कैल्शियम की होती हैं, उसके अंदर अगर अपन बात करें तो एलिमेंटल कैल्शियम का अमाउंट होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml, सॉरी mg होता है, 500 mg होता है। उसके अलावा अगर अपन विटामिन D3 की बात करें तो उसके अंदर होता है
250 इंटरनेशनल यूनिट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और कहीं पर नहीं मिलेगा, केवल आपकी ब्लॉक में मिलेगा और आपकी ब्लॉक को बिल्कुल ढूंढकर आपको निकाल कर देने वाला हूं मैं। इसीलिए सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा, कंटिन्यू और कंसंट्रेशन के साथ डेली की क्लास को लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन, देखिएगा लेबर की बात की जा रही है, लेबर से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल, यानी किस टाइप की कंडीशन नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में मिलेगी आपको कि हम उसको नॉर्मल कहेंगे, यानी लेबर, नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। नॉर्मल लेबर क्या होगा, नॉर्मल लेबर क्या होगा, जिसके अंदर क्या क्या कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियसली, उसका ऑनसेट कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, अपने आप हो जाना चाहिए ऑनसेट। उसके अलावा फीटल प्रेजेंटेशन बाय वर्टेक्स, फीटल का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, और वो बिना कोई डिले किए, बिना कोई प्रोलोंगेशन किए कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो फटाफट से आंसर आपको बता देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन यहां पर पूछी एक्चुअली में आपसे, और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉर्मल लेबर की बात करें तो नॉर्मल लेबर जिसको जनरली क्या कहते हैं, जनरली नॉर्मल लेबर को यूटोशिया कहते हैं, याद होगा आपको, जिसको याद नहीं है वो याद रखे। नॉर्मल लेबर को जनरली अपन कहते हैं यूटोशिया। क्या कहते हैं जी, यूटोशिया कहते हैं। और यूटोशिया यानी नॉर्मल लेबर की अगर बात करें तो नॉर्मल लेबर ऑटोमेटिकली यानी स्पॉन्टेनियस उसका ऑनसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली उसका ऑनसेट होना चाहिए। फीटस किस पोजीशन में होना चाहिए प्रेजेंटेशन में, वर्टेक्स उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैसा प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, और बिना कोई प्रोलोंगेशन किए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा टर्म कंडीशन होनी चाहिए, उसके अलावा भी बात बता देता हूं, टर्म कंडीशन होनी चाहिए, टर्म हो जानी चाहिए। टर्म कंडीशन कौन सी सर, 37 से लेकर 42 वीक के बीच में प्रेग्नेंट लेबर हो जाना चाहिए। कब, 37 से लेकर 42 के बीच में लेबर का प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट इज नॉर्मल, और दैट इज टर्म कंडीशन। और किसी भी टाइप के नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटल और मैटरनल, यानी मदर और फीटस को किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं होना चाहिए। आ गए समझ में। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर नॉर्मल लेबर की बात की जाए तो लेबर कैसा होना चाहिए, टर्म कंडीशन में होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो जाने चाहिए। उसके अलावा ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। प्रेजेंटेशन की बात करें तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और बिना प्रोलोंगेशन किए, अनड्यू प्रोलोंगेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपकी लेबर प्रोसेस। दैट इज अ नॉर्मल लेबर और दैट इज यूटोशिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा बात है, अर्ली स्टेज ऑफ लेबर इज कैटेगराइज बाय, देखिएगा अर्ली स्टेज आपने देखा होगा और मैंने पढ़ाया भी था आपको लेबर प्रोसेस के अंदर कि लेबर जो है जनरली बेसिकली अगर बात करें तो लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं। लेबर की बेसिकली कितने स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती है। अपन ने बात की थी, बेसिक बात कर रहे हैं, 3 स्टेजेस होती है, और अगर थ्योरेटिकल अपन बात करें तो 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, बेसिकली हर बुक के अंदर आपको 3 या 4 अल्टरनेट मिलेगी, किसी में पर्टिकुलर सब में एक जैसी नहीं मिलेगी। 3 बेसिक स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज जो होती हैं वो केवल ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती हैं, इसलिए किसी बुक के अंदर ये अवेलेबल है, किसी बुक के अंदर नहीं भी है। लेकिन आपको याद रखना है 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका लेबर स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेज के अंदर आपका लेबर यानी बेबी डिलीवर हो जाता है, फोर्थ स्टेज में आपका प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर्ड हो जाती है, थर्ड स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है, और फोर्थ स्टेज आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। बेसिकली इतना आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेज में
बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स जो है वो डिलीवर्ड होती है, और फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। तो बेसिकली 4 स्टेज होती हैं लेबर की। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अर्ली स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज बाय, अर्ली स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, सर्विक्स इज डायलेटेड मोर देन 4 सेंटीमीटर, सर्विक्स जो है मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है, यानी 4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डायलेट वो हो जाती है। उसके अलावा बी ऑप्शन की बात करें, सर्विक्स इज डायलेटेड लेस देन 4 सेंटीमीटर, सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से कम डायलेट रहती है। थर्ड ऑप्शन है, 2 कॉन्ट्रेक्शन इन 10 मिनट, 10 मिनट 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, 2 कॉन्ट्रेक्शन, 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रेक्शन, 2 कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें, सर्विक्स इज डायलेटेड, सर्विक्स इज डायलेटेड कितना, 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है, आंसर आपको बताना है। समझ में आ रहा होगा। चलेगा। जनरली अगर बात करें अर्ली स्टेज की, किसकी, अर्ली स्टेज की अगर जनरली बात करते हैं तो अर्ली स्टेज में जो सर्विक्स का डायलेशन होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है आपकी अर्ली स्टेज और एक्टिव स्टेज, अर्ली स्टेज, एक्टिव स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज, 3 स्टेजेस आती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। और डायलेशन जो अर्ली स्टेज होती है उसके अंदर अप टू 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है। कहां तक, अप टू 4 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, यानी समथिंग अपन कहे तो 3 सेंटीमीटर तक उसके अंदर डायलेशन हो जाता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जाता है, 4 सेंटीमीटर डायलेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि इसके अंदर डायलेशन कितना होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा लेस देन 4 सेंटीमीटर। कितना होगा, लेस देन 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का क्या होगा, यहां पर डायलेशन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, लेस देन 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, 40 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। अब सेकंड स्टेज की बात की, फर्स्ट स्टेज के अंदर ही सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेज का ही है, ठीक है। तो एक्टिव स्टेज की बात की जा रही है, इसका कैरेक्टराइज क्या होगा, यानी सर्वाइकल डायलेशन कितना हो जाएगा, कुल मिला के ये बात करा जाए। तो देखिए, अर्ली स्टेज में 4 सेंटीमीटर से कम था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली डायरेक्टली आंसर मैं बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आपको डायरेक्टली यहां से याद रख लेना है, ठीक है। एक्टिव स्टेज के अंदर जो डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाता है। याद रखिएगा, मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाता है। और मोर देन 4 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक इसके अंदर डायलेशन देखने को मिल जाता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। फिनोमिना ऑफ द यूट्रस इन लेबर in which the muscle fiber are not permanently shortening but retained some of the contraction। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये कहा गया है कि ऐसा फिनोमिना है कि यूट्रस के अंदर जब लेबर होता है तो लेबर के अंदर जो मसल्स फाइबर होती हैं वो परमानेंटली शॉर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण से शॉर्टनेस उनके अंदर देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण से शॉर्टन वो हो जाती हैं, लेकिन परमानेंटली क्या नहीं होती है, शॉर्टन नहीं होती। ऐसी कंडीशन क्या होती है, इसको अपन क्या कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, लेबर प्रोसेस चल रही है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर फर्स्ट स्टेज चल रही है, फर्स्ट स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन होने लग गए तो डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मसल फाइबर है उसके अंदर परमानेंटली तो शॉर्टनिंग नहीं होती है, लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तक उसमें क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी। तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तक मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, परमानेंटली शॉर्टनिंग नहीं है, केवल कॉन्ट्रैक्शन के कारण से शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी। तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन यहां पर एक्सट्रैक्शन कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर रिट्रैक्शन कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर
इंक्रीमेंट कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर डिक्रीमेंट कहेंगे। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आंसर आपको देना है, फिर आगे इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ताकि सेशन सभी तक पहुंच जाए और सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जो मसल फाइबर है उनके अंदर शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी। जब तक कॉन्ट्रेक्शन होगा उनके अंदर शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी, जैसे कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेज में आ जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंटली शॉर्टनिंग नहीं होता है यहां पर। ठीक है, याद रखेगा, रिट्रैक्शन के अंदर ऐसा होता है, इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रैक्शन एट इट्स द पीक ऑफ इंटेंसिटी। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कहां पर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन पीक इंटेंसिटी पर पहुंच जाता है। कॉन्ट्रैक्शन कहां पर पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्शन इतना हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन पीक इंटेंसिटी पर पहुंच गया। तो पीक इंटेंसिटी वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब पीक इंटेंसिटी का हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बात करेंगे, इस क्वेश्चन के पूरा समराइज अपन समझेंगे। चलेगा, पीक लेवल का कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, पीक इंटेंसिटी उसमें आई है, तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन यहां पर इंक्रीमेंट कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर एक में कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर है डिक्रीमेंट कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ऑल ऑफ दी अबव कहेंगे। क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन पीक इंटेंसिटी वाला हो गया है। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका एक में। क्या होगा जी, एक में होगा। यहां पर एक में किसको कहते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन पीक इंटेंसिटी वाला होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पीक इंटेंसिटी वाला हो जाता है, दैट इज एक में, दैट इज एक में होता है। क्या होता है जी, एक में होता है। इसके रिगार्डिंग आगे अपन बात करेंगे, इस क्वेश्चन के आगे भी अभी कुछ एक दो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, फिर तीनों क्वेश्चन को एक साथ अपन सोल्ड आउट कर देंगे, समझा देंगे। यहां पर याद रखेगा, पीक लेवल का और पीक इंटेंसिटी का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको एक में कहेंगे, ACME। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये लिखा है, 43 नंबर क्वेश्चन है, और 43 नंबर क्वेश्चन ये कहता है ड्यूरेशन व्हेन यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूटेराइन मसल के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऐसी कंडीशन को, जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर फोर्स इंक्रीज होगा, और ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे। आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर इंक्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन यहां पर एक में, थर्ड ऑप्शन यहां पर डिक्रीमेंट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या हो रहा है, यूटेराइन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यूटेराइन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से जो मसल है, जो मसल की स्ट्रेंथ है, उसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, 43 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या कहेंगे ऐसी कंडीशन को, इंक्रीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट कहेंगे। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर तीनों क्वेश्चन को एक साथ अपन समझेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द मसल आर रिलैक्स। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था,
कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद अब रिलैक्सेशन होगा, यानी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है स्ट्रेंथनिंग, ग्रेजुअली डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अंटिल द मसल्स रिलैक्स्ड, जब तक मसल रिलैक्स होती है तब तक की क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर इंक्रीमेंट, सेकेंड ऑप्शन यहां पर एक में, थर्ड ऑप्शन यहां पर डिक्रीमेंट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीमेंट, क्योंकि यहां पर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है स्ट्रेंथ। कब तक डिक्रीज हो रही है, जब तक कि मसल क्या नहीं हो रही है, रिलैक्स नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डिक्रीमेंट यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और करेक्ट आंसर तो आपने देख लिया, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए देखिएगा, यहां पर आप डायग्राम विजिबल कर रहे होंगे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिएगा यहां पर एक छोटा सा ग्राफ लाइक बना होगा, तो देखिएगा यहां पर अगर हम देखें ड्यूरेशन यहां पर दे रखा है, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है, ये ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है। और यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, छोटे से ग्राफ के अंदर इजीली विजिबल हो रहा होगा आपको। यहां पर ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, फिर यहां पर सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होंगे। पहले देखेगा, मान के चलेगा यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन के कारण से स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने के बाद इस कंडीशन को, जो इंक्रीज हो रही है मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसको अपन कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। अब यहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल पीक लेवल पर आ चुका है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथिंग कहां आ गई है, पीक लेवल पर आ गई है। और इस पीक लेवल को हमने क्या कहा है, एक में कहा है कि पीक इंटेंसिटी वाला कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज एक में है। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिलैक्सेशन होने लगेगा और ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज होने लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट इसको अपन कहेंगे। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसको इंक्रीमेंट कहेंगे। उसके बाद पीक लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको एक में कहेंगे, और वापस से डिक्रीज होने लगेगा तो उसको डिक्रीमेंट कहेंगे। इसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन ये कंप्लीट होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर वो पीक लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको एक में कहेंगे, और जैसे ही डिक्रीज होगा तो उसको डिक्रीमेंट अपन कहेंगे। तो तीन कंडीशन यहां पर होगी और तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।